आज हम बात करने वाले 1857 ईस्वी की क्रांति के कारणों के बारे में। हम इसका राजनीतिक कारण करा चुके हैं। ये वाला हो चुका है। आज हम आर्थिक कारण देखने वाले हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति का आर्थिक कारण। अब कारणों की बात करें तो ये सभी कारण मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिख दिए हैं। ये सभी कारण आप छठी क्लास से लेकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक बड़े ही आराम से पढ़ के सभी क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हैं किसी भी एग्जाम्स में। अब बात करें कंपटीशन एग्जाम्स के लिए तो ये इतना ज्यादा मटेरियल है इसके अंदर, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए बड़े आराम से बना सकते हैं इसमें। इसमें इन सभी सेपरेट कारणों के बाद भी ऐसे कारण लिखे गए हैं इसके अंदर कि चीजें कहीं छुप ही नहीं सकती, कहीं रह ही नहीं सकती। इस वजह से मैंने इसको कंप्लीट करा दिया है। तो आज देखते हैं 1857 ईस्वी की क्रांति के कारणों में आर्थिक कारण, जो भी कारण थे आज हम उसका आर्थिक कारण देखने वाले थे। इकोनॉमिक फैक्टर क्या था जिसकी वजह से ये क्रांति हुई, तो देख लेते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, संपदा का निष्कासन। संपदा का निष्कासन हो रहा था। जब लोगों को पता लगा कि भारत से बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन बाहर भेजा जा रहा है, तो ये भी एक कारण बना यहाँ की 1857 ईस्वी की क्रांति को होने का। तो देख लेते हैं इसमें क्या था। वेतन, भत्ते, पेंशन भारत से इंग्लैंड को दिए जाते थे। जो कर्मचारी भारत का शासन इंग्लैंड में बैठकर चला रहे थे, उन सभी के वेतन, भत्ते और पेंशन तक उन सभी को भारत सरकार के जो भी ट्रेजरी थी, यहाँ का कोष था जहां पर पैसा जमा होता था, उन सभी कोष से वहां पे उनको पेंशन, भत्ते और पेंशन दी जा रही थी। इससे क्या हुआ, कुल राजस्व का आधा भाग 50% जो भी राजस्व इकट्ठा होता था भारत में सभी सोर्सों से, सभी स्रोतों से, उस राजस्व का आधा भाग वो इन सभी चीजों में चला जाता था, वेतन, भत्ते, पेंशन और भारत पेंशन वगैरह में। क्योंकि उनकी सैलरी उस समय इतनी ज्यादा थी कि आज भी ऐसी ऐसी पोस्ट हैं जहां पर भारत की उन पोस्टों के लिए भी आज इतनी सैलरी नहीं है जितनी कि उस समय थी 1857 के आसपास। तो बहुत ज्यादा पैसा दिया जाता था उनको। आगे देखते हैं इस वजह से क्या हुआ, पूंजी निर्माण अवरुद्ध हो गया। ये सभी पॉइंट्स आपस में कनेक्ट हैं, इसलिए ध्यान से देखना है इन चीजों को, बड़े आराम से दिमाग में बैठ जाएंगे अगर चीजों को क्लियर कर दिया जाए। तो पूंजी निर्माण अवरुद्ध हो गया। जब आधा पैसा जो भी राजस्व इकट्ठा हो रहा है, आधे में पूरा भारत चलाया जा रहा है और आधे में वेतन, भत्ते और पेंशन दिए जा रहे हैं, तो जो भी आधा बचा उसमें आप क्या इन्वेस्ट करेंगे, निवेश क्या करेंगे। जब तक आप निवेश नहीं करेंगे उस पैसे से पैसा नहीं कमा सकते, वो पैसा खर्च ही होना है। तो ऐसा ही हुआ भारत में, पूंजी निर्माण का जो मार्ग था वो रुक गया। मतलब कोई पैसा नहीं बनाया जा रहा था, कोई उद्योग धंधे नहीं खोले जा रहे थे, किसी भी तरह से किसी भी जगह पे इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, बेकारी, दरिद्रता, गरीबी वगैरह भारतीयों में बढ़ने लगी। आगे देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है उद्योग धंधे व व्यापार वाणिज्य का विनाश। इससे क्या हुआ, जब सरकार के पास धन ही नहीं था, बहुत सारा धन इधर उधर चला जा रहा था, तो इसने क्या किया, इन सभी चीजों पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य का पूरी तरह से विनाश होने लगा। जो भी छोटे मोटे उद्योग चल रहे थे भारत में उन सभी का भी विनाश होने लगा, वो सभी खराब होने लगे। मतलब एक तरह से उनका अस्तित्व ही खत्म होने लगा। क्योंकि इसके बाद क्या आया, अंग्रेजों की जो भी मशीनरी थी जहाँ पे इंग्लैंड में लगी हुई थी वहां का माल आने लगा, तो वो ऐसे ही खत्म होते जा रहे थे। तो ये बहुत बड़ा कारण था। आगे इसमें क्या था, अनियंत्रित आयात। उद्योग धंधे व व्यापार वाणिज्य का जो विनाश हुआ उसके तीन रीजन है, दो रीजन है छोटे छोटे। अनियंत्रित आयात, जो भी यहां से कच्चा माल इंग्लैंड जाता था वो तैयार माल भारत में ही खपा दिया जाता था। और यहाँ पर जो हथकरघा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, छोटे मोटे जो चल रहे थे उद्योग, जो कुटीर उद्योग जो चल रहे थे, उनका भी विनाश हो गया। क्योंकि उनका कपड़ा मशीन से तैयार माल के मुकाबला नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उनका और विनाश होता चला गया।
एक आगे है, भारत एक दुधारू गाय। अंग्रेजों के लिए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा है, एक स्कॉलर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि भारत अंग्रेजों के लिए एक दुधारू गाय था, दूध देने वाली गाय, जिसको आप थोड़ा सा चारा दीजिए और आपको भर के बाल्टी वो दूध देगी, तो उसके लिए तो अच्छा ही था। आगे पॉइंट है, इनाम में दी गई जागीरों को छीनना। ये सभी इकोनॉमिक कारण है, आर्थिक कारण। पहले क्या होता था, जो राजा महाराजा होते थे वो किसी व्यक्ति से या किसी भी आदमी से अगर खुश हो जाते थे या उनका कोई काम कर देता था, तो वो खुश होकर उन लोगों को कुछ जागीरें दे देते थे, गाय दे देते थे, पूरा पूरा गांव दे देते थे। तो इन जागीरों को क्या किया, अंग्रेजों ने छीनना स्टार्ट किया और कहा कि जिनके पास वैध प्रमाण पत्र नहीं है उनका विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया जाएगा। ये नीति लाए थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये नीति लेकर आए थे कि जो जागीरें भारत में हैं, जो कि इनाम में प्राप्त हैं, उनके पास वैध प्रमाण पत्र नहीं है, सही से प्रमाण पत्र नहीं है लीगली, उन सभी जागीरों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया जाएगा। तो इस तरह से अपने साम्राज्य को बढ़ाते चले गए। आगे इनाम कमीशन 1852, 5 वर्ष के लिए एक इनाम कमीशन का गठन किया गया। किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने, यह जानने के लिए कि किन किन लोगों को जागीरें प्रदान की गई हैं राजा महाराजाओं द्वारा, रियासतों द्वारा। तो ये 5 वर्ष के लिए गठन किया गया था 1852 में। 1857 में इसको अपनी रिपोर्ट देनी थी। तो इससे पता चला कि बहुत सारी जागीरें भारत में राजा महाराजाओं ने ऐसे लोगों को दे दी हैं जिनको इनाम के तौर पर मिली, मतलब उनकी वो जागीरें नहीं थी, बस वो इनाम के तौर पर मिली थी। इन जागीरों को पहचाना गया और इनमें से 21,000 जागीरें जो कि पहचानी गई, उनको सरकार ने जब्त कर लिया, अपने शासन में मिला लिया और उसमें टैक्स लगा के टैक्स वसूली करने लगे। आगे पॉइंट है, भू राजस्व की कठोर दर। हमने भू राजस्व व्यवस्था के बारे में पढ़ा है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में पढ़ा है, अंग्रेजों के समय में कैसी थी। आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, अभी भी है, बहुत 5 वीडियो बनाए मैंने इस पर डिटेल में पूरी तरह से। एक बार देखना स्टार्ट करोगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम अपनाया था भारत के प्रति अंग्रेजों ने, इसमें क्या था, फसल का आधे से अधिक भाग टैक्स के रूप में चला जाता था। आधे से अधिक भाग टैक्स के रूप में चला जाता था। उसमें आधे में किसान क्या क्या करेगा, सोचने वाली बात है। वो बीज भी डालेगा, उसमें पानी भी डालेगा, खाद भी डालेगा। खाद तो खैर होता नहीं था, गोबर की खाद होती थी पहले, उसी गोबर की खाद को वो डालता था, लेकिन कुछ तो देना पड़ता होगा जब अगर उसको गोबर की खाद खरीदनी होती थी। तो इन सभी, उसको घर भी पालना था, तो आधा भाग फसल का अंग्रेजों के पास चला जाता था और आधा भाग उसके पास रह जाता था, जिसमें उसका खर्चा भी था, उसको अपने बच्चे भी पालने थे, सारा काम शादी वादी सब उसी आधे के अंदर करना था, जो कि बड़ा ही मुश्किल काम था, हो ही नहीं पाता था। वो मदद मांगने के लिए साहूकार के पास जाते थे, वहां पे उसकी जमीन को भी वो गिरवी रख लेता था और कभी नहीं देता था, क्योंकि उसकी ब्याज की दर इतनी कठोर होती थी कि वो छुड़ा ही नहीं पाते थे उसको। और दूसरा ऊपर से अंग्रेज अंग्रेज भी टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे थे, मतलब गरीब आदमी को और ज्यादा गरीब बना दिया गया था। आगे देख लेते हैं और क्या हुआ इसमें। टैक्स नहीं तो जमीन नीलाम कर दी जाती थी। अगर कोई किसान, कोई जागीरदार, कोई ठेकेदार अगर वो टैक्स नहीं दे पाता था तो उसकी जो जमीन थी उसको नीलाम कर दिया जाता था और उसके बदले जो पैसा आता था वो सरकार अपने कोष में जमा कर लेती थी। आगे देख लेते हैं, बहुत ही अत्याचार सहे हैं भारतीयों ने ब्रिटिशर्स के। 1770 से लेकर 1857 तक 12 बड़े और सैकड़ों छोटे अकाल पड़े। इस टाइम ड्यूरेशन में 12 बड़े अकाल पड़े और सैकड़ों अनगिनत छोटे अकाल पड़े। सीधी सी बात है, जब तुम उनके पास, सरकार किसानों के पास कुछ छोड़ेगी नहीं तो खाने के लिए भी नहीं बचेगा उनके पास। तो
क्या क्या करेंगे वो आधे में, किस किस को देंगे, अपने लिए करेंगे, दूसरों के लिए करेंगे। तो अकाल पड़ना तो जरूरी था ही। तो ये बहुत बड़े बड़े अकाल पड़े थे, जिसमें कई लाख लोग मारे गए। इतने बड़े बड़े अकाल थे। अकाल के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। बंगाल में बहुत ज्यादा भयंकर अकाल पड़े थे। आगे देख लेते हैं। फिर भी कुछ जो भारतीय थे, भारतीयों का एक वर्ग अंग्रेजों को यहाँ रुकने के लिए हिमायत करता था कि हाँ, अंग्रेजों को यहाँ रुकना चाहिए, अंग्रेज बहुत अच्छे हैं। अरे उन अकाल पीड़ितों से जाकर पूछिए, कि उनसे पूछिए कि वो कितने अच्छे हैं। वो अपना पेट भर रहे थे, भले ही दूसरा मरता रहे। तो मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता था कि अंग्रेज, अगर मेरे से पूछा जाए कि अंग्रेज यहाँ पर रुकने चाहिए थे कि नहीं चाहिए थे। अब आप एक बात और सामने आ जाती है, एक भारत श्रेष्ठ भारत चाहिए आपको। अगर आप उस समय होते ना, उस समय होते जो एक भारत और श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, जो भारतीय करते थे कि अंग्रेजों को यहाँ रुकना चाहिए, एक भारत और श्रेष्ठ भारत उन्हीं की वजह से बन पाया है, तो उनको उस अकाल वाले समय में पहुंचा देना चाहिए कि अंग्रेजों ने कितने अत्याचार किए भारतीयों में। चलो छोड़िए, आगे देखते। अगला पॉइंट है 5वां, भारतीयों में बेरोजगारी व दरिद्रता। ऐसी ऐसी दरिद्रता थी जो हम सोच भी नहीं सकते थे। कई बार तो लंगोट के अलावा कोई वस्त्र ही नहीं खरीद पाते थे लोग। पूरी जिंदगी उस लंगोट में काट देते थे, ऊपर भी कुछ नहीं होता था। क्योंकि जब खाने के लिए नहीं होगा तो पहनने के लिए क्या हो सकता है, सोचने वाली बात है। न वस्त्र न भोजन, इतना दरिद्रता थी, इतनी गरीबी थी कि न तो लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े थे और न ही भोजन था। आगे सर सैयद अहमद खान ने कहा था, जब 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ, उसमें हमारे देश में इतनी ज्यादा गरीबी थी, इतनी ज्यादा दरिद्रता थी कि लोग एक एक आना और एक एक किलो आटे के लिए विद्रोहियों के साथ मिलने के लिए तैयार हो गए थे। विद्रोही समझते हैं, जिन्होंने क्रांति की थी 1857 ईस्वी की। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को जो बहुत ज्यादा भूख से परेशान थे, बहुत ज्यादा पीड़ित थे, उन सभी लोगों को विद्रोह में शामिल कर लिया। ये बहुत बड़ा रीजन था कि उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन सरकार ने बिल्कुल नहीं सोचा उनके बारे में। सर सैयद अहमद खान ने अपनी पुस्तक में कहा है। और इन और इसका सबसे बड़ा कारण था, इस विद्रोह का होने का, इन सभी चीजों का रीजन भारतीय कारण अंग्रेज समझते थे। इन सभी का कारण अंग्रेजों को समझते थे। जो भी परेशानी भारतीयों के समय सामने आ रही थी, जो भी दिक्कतें आ रही थी, उन सभी का रीजन, सभी का कारण वो अंग्रेजों को समझते थे। इसलिए खुशी खुशी और बहुत ही ज्यादा कठोर मन से उनके प्रति, अंग्रेजों के प्रति बहुत ज्यादा गुस्से में वो इस आंदोलन में शामिल हो गए, इस क्रांति में शामिल हो गए, इस विद्रोह में शामिल हो गए। उनके लिए ये जरूरी हो गया था। हाँ, उन्होंने सोचा कि इन सभी चीजों की, दरिद्रता का, गरीबी का, जो भी हमारे उद्योग धंधे खत्म हो गए, जो भी कुटीर उद्योग बर्बाद हो गए, इन सभी का कारण अंग्रेज है। अगर इसको मार के यहाँ से भगा दिया जाए तो हमारे जीवन में फिर से खुशहाली आ सकती है। तो ये बहुत बड़े कारण थे जो कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में मेन कारण बने। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले कारण में।